हेडिंग दीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। अब इसको समझाते हैं फिर लिखवाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आता है वो होता है इंडिविजुअलिटी। देखो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन ये थोड़ा सा हटके ध्यान देना। इंडिविजुअलिटी होता है कि अगर लिविंग बींग्स, प्रत्येक लिविंग बींग्स का अपना पहचान है। जैसे हम क्या है, मनीष सर है, रितेश सर हैं, आप सानवी हैं, आप हार्दिका हैं, आप अजीत हैं, आप प्रिया हैं, क्या है हमारा अपना पहचान है। नहीं, जितनी भी लिविंग बींग्स है उनका एक क्या होता है, डिस्टिंक्ट क्या होता है, एक अपना खास अपना अलग पहचान होता है, डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिटी। हम लोग का कोई ऐसा नहीं कि मनीष सर का इस हाथ को निकाल दो अलग इसका पहचान है और इस हाथ का मनीष सर का अलग पहचान है। नहीं, प्रत्येक जितनी भी लिविंग बींग्स है उनका एक अलग इंडिविजुअलिटी, अलग पहचान है। उनको हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक टुकड़े में, दो पार्ट में बांट दो या तीन पार्ट में बांट दो, चार, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये पहला पहचान हो गया आपका लिविंग बींग्स का। सेकंड अगर देखा जाए, क्या जितना हमारा मास है उतना ही आपका भी होगा? नहीं ना। डिफिनिट शेप और साइज, डिफिनिट शेप और साइज है तभी तो देख के पहचानते कि अरे वो मनीष सर है, वो रितेश सर है। समझ में आ रहा है? जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उनका अपना डिफिनिट शेप और साइज रहता है, ठीक है, जिसके द्वारा उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखते हो ना तो बता देते हो सर ये देखने में क्या लग रहा है, पीपल का पेड़ लग रहा है। कैसे पहचाने यार, क्या खासियत था कि पीपल ट्री को तुम पहचान गए? नहीं, ये आम का पेड़ है। नहीं, पीपल का पेड़ है तो पीपल का पत्ता ऐसा कुछ होता है। नहीं, ऐसा पत्ता इसका पीपल का रहता है। आम का पत्ता है तो आम का पत्ता कैसा रहेगा, तो आम का पत्ता ऐसा रहता है। क्या ऐसा रहता है? तो देखते ही उसका क्या होता है, इसका पत्ता का अलग शेप है, इसका पत्ता का अलग शेप है, देख के पहचान जाते हो ना। आप देखते हो तो बताते सर ये गाय काऊ है, सर ये बफेलो है। तो आखिर भैया तुम इतना पहचान कैसे रहे हो इतना डीपली, ठीक है। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स को देखा जाए तो नॉन लिविंग थिंग्स कई बार देखोगे कि शेप उसका एक ही जैसा शेप मिल जाएगा, साइज भी एक ही जैसा मिल जाएगा। जैसे क्वाइन देखो, नहीं क्वाइन हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, बुक हो गया, तो उसको सेम शेप और साइज का मिल भी जाता है। कभी कभी तो शेपलेस भी रहता है, कोई शेप रहता ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये दो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया ना। देखो तीसरा हम लोग में क्या आता है, तीसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन। देखो ध्यान से, अगर जितने भी लिविंग थिंग्स है ना वो लोग क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलता है, सेल बनता है, सेल आपस में मिलता है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू आपस में मिलता है तो क्या बनता है, बोलो? टिश्यू। ऑर्गन बनता है, ऑर्गन आपस में मिलता है तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलता है तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। नहीं, तो हम लोग का सारा सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग थिंग्स का, बहुत मतलब सिस्टमेटिक सारे लिविंग थिंग्स में यही रहता है बनावट, इसको चेंज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन काफी क्या होता है, लिविंग थिंग्स का फिक्स होता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स का ऐसा नहीं रहता। नॉन लिविंग थिंग्स का उसका ऑर्गेनाइजेशन फिक्स नहीं रहता है। सिंपली देखो इंटरनल हायरार्की जो भी हम लोग का रहता है, ये समझ में आ रहा है, आ गया। जबकि नॉन लिविंग का ऐसा कुछ भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई फिक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता है। चलो हो गया, ये भी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ लिए। 4 नंबर में देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, होम्यो होम्योस्टेसिस। ये नहीं पढ़े हो गया आज तक वर्ड, और ये नया वर्ड है, इसको ध्यान देना। होम्योस्टेसिस होता क्या है, ठीक है। होम्योस्टेसिस एक्चुअली क्या होता है कि हमारी एबिलिटी, किस चीज का एबिलिटी, तो मेंटेन रखने का, नहीं अंदर का मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। देखो यहां ध्यान से, हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट को बनाए रखने का एबिलिटी है कि नहीं है। अगर वो गड़बड़ाया, अगर डिस्टर्ब नहीं हुआ, बाहर ठंडा हो रहा है, हमारे अंदर भी ठंडा लगने लगा, मर जाओगे, ठीक है। एबिलिटी किससे बचा रहा है, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को। आखिर इंटरनल साइड को कैसे बचा रहे हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। बाहरी इन्वायरमेंट में कैसा बदलाव हो रहा है उससे जो हम लोग का लड़ने का ताकत होता है, क्षमता जो रहता है, एबिलिटी रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस। फिर से बता दें,
हम लोग सारे लिविंग बींग्स का ये खासियत होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए अपने आप को अपने बॉडी के टेम्परेचर में चेंजिंग करते हैं, अंदर में चेंजिंग आता है और आसानी से हम लोग क्या होता है, और जिसके अंदर में नहीं आ पाता है वो क्या होता है, बेचारा मर जाता है। तो यही जो कहलाता है, ये क्या, एबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल फेवरेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, किसके कंपेरिजन में, डिस्पाइट चेंजेस, कितना भी चेंज हो, बाहर कितना भी ठंडा बढ़े, गर्मी पड़े, बरसात आए, हम लोग को कुछ नहीं होने वाला है। तो ये हो गया आपका होम्योस्टेसिस। आ गया समझ में होम्योस्टेसिस? आया समझ में? यस सर। यस सर। अब अब आता है प्रोटोप्लाज्म। देखो अगर आप जिंदा हो तो पहले एक बार सेल का देख लो स्ट्रक्चर। ये हम बताए थे, ये सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। इस लिक्विड को क्या कहते हैं, क्या कहते थे लिक्विड को? हाँ, कोशिका द्रव हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? ये देखो, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। सेल का सबसे ऊपर का रहता है, नहीं, कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं। ये जो लिक्विड हो गया इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हो, प्रोटोप्लाज्म। नहीं, अब इंग्लिश में ध्यान में रखना। और इसमें एक घर, एक रूम बीच में बना दो तो प्रोटोप्लाज्म दो भाग में बढ़ गया। ये जो रूम हो गया, इस रूम को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, क्या बोलते हो इसको? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? केंद्रक, न्यूक्लियस। नहीं, और ये न्यूक्लियस का ये जो बाउंड्री हो गया इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? कोशिका क्या होता है, केंद्रिका झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हिंदी अब नहीं देखना है, हम लोग को इंग्लिश में ध्यान देना है। अब देखो, प्रोटोप्लाज्म का दो भाग में बढ़ गया। कैसे? एक हो गया सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ध्यान दो, हम रेड कलर से दिखाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर। तो वैसा प्रोटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर रहता है उसको क्या कहते हो? उसके लिए वर्ड है, बोलो, साइटोप्लाज्म। ठीक है? और वैसा प्रोटोप्लाज्म ध्यान दोगे जो कहाँ हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर कोई पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म का दो बेटा हो गया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, नहीं, पहला बेटा जो रहता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर रहता है, और दूसरा जो रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। तो हम लोग का टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। नहीं, तो ये क्या होता है, कोई पूछेगा प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो एक्चुअली ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, अर्ध पारदर्शी। नहीं, ट्रांसपेरेंट मतलब पूरी तरह से पारदर्शी होता है, जैसे वाटर वगैरह क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट है। अब उसमें क्या कर दो, कुछ हल्का सा ऐसा सब्सटेंस मिला दो जो हल्का हल्का दिखे हम लोग को, तो उसको कहते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखेगा तो सेमी ट्रांसपेरेंट। जैसे हम लोग का क्लोथ होता है, पतला क्लोथ हो गया तो हल्का हल्का दिख रहा है। नहीं, ग्लास रहता है तो ग्लास क्या होता है, वो लगभग ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार पूरा देख सकते हो। बट वही क्लोथ रहता है, पतला सा थीन पेपर ये सब रहता है तो हल्का हल्का दिखेगा, उसको कहते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ध्यान देना। ठीक है? और क्या होता है, इसको फ्लूइड जो तेजी से फ्लो कर जाए, पानी को गिराओ काफी तेजी से बह जाएगा, ये काफी तेजी से नहीं बहता है, जेली लाइक है। जेली लाइक मतलब सेमी फ्लूइड होता है, थोड़ा थोड़ा बहने वाला रहेगा टेंडेंसी, बट वो तेजी से उस तरफ बहेगा नहीं। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है? और क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब सारा संसार का सारा चीज तो केमिस्ट्री का ही है बना हुआ है, कोई ना कोई केमिकल एलिमेंट का ही बना हुआ है। ठीक है? जितना भी सेल के अंदर काम होता है, जो भी इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सब प्रोटोप्लाज्म के कारण ही होता है। सारा का सारा जितना भी स्ट्रक्चर अंदर बना हुआ है सब प्रोटोप्लाज्म के कारण ही बना हुआ है। ठीक है? जितना भी रहता है, ऑल बॉडी फंक्शंस और जो प्रॉपर्टीज रहता है लाइफ का, वो प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म सूख गया, ध्यान देना, प्रोटोप्लाज्म खत्म, लाइफ खत्म, वो सेल खत्म।
जैसे आप लोग का नेल्स रहता है, प्रोटोप्लाज्म सूख गया, उसको कटिंग करो कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग को पकड़ा जाता तो हम लोग चिल्लाने लगेंगे। बाल जो रहता है कटिंग करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाला बाल जब रहता है हम लोग चिल्लाने लगेंगे, क्योंकि वहां का प्रोटोप्लाज्म है। जब प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है उस सेल का खत्म हो जाता है। हम लोग का स्किन वगैरह देखे हो, स्किन हाथ का निकलता है, क्यों होता है? जगह जगह को दर्द नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उस सेल का वहां का प्रोटोप्लाज्म सूख गया, प्रोटोप्लाज्म खत्म हो गया, मतलब सेल डेड हो गया। तो किसी में लाइफ का बात करें तो समझ जाना लाइफ का बात तभी होगा जब उसमें प्रोटोप्लाज्म है, इसका मतलब लाइफ है। प्रोटोप्लाज्म नहीं है, लाइफ चला गया। समझ में आया सभी को? आ रहा है समझ में? आपके बॉडी में जो भी आप लोग खा पी रहे हो, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सारा का सारा, ठीक है, सारा का सारा सब कुछ किसके कारण हो रहा है? सब प्रोटोप्लाज्म के कारण हो रहा है। इसलिए प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलता है? एक लिविंग मैटर है। देखो, दैट्स व्हाई प्रोटोप्लाज्म इज नॉन एज लिविंग मैटर। अब इसी में नोट करके अगर देखो ना, तो ये क्या, प्रोटोप्लाज्म को ही क्या बोला था? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ध्यान देना, एक काफी इंपॉर्टेंट ये नाम याद रखना, हक्सले। हक्सले जो साइंटिस्ट है, ठीक है, वो क्या बोला था कि प्रोटोप्लाज्म है तो लाइफ है, प्रोटोप्लाज्म नहीं तो लाइफ नहीं। यही बोल दिया था, प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसको याद रखना इस लाइन को, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। थोड़ा सा हम जिससे लिखते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नहीं तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद देखो, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितना पॉइंट हो गया हम लोग का, 5 पॉइंट पढ़ा दिए। अब आता है तुम्हारा सेलुलर स्ट्रक्चर। नहीं, क्या होता है सेल का स्ट्रक्चर? आप देखियो ना, ये है हमारा जाना पहचाना चेहरा, लग रहा है इसका, क्या है ये? बोलो, देखे हो क्या इसको? नहीं पहचान रहे हो क्या? क्या है ये? न्यूट्रॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन है सेलुलर स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। देखोगे सेलुलर स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोलते हैं कि जितना भी लिविंग बींग्स है, या तो उसमें एक सेल का बना होगा या मोर देन वन सेल रहेगा। क्या ये जो दो चीज होता है ना, यूनिसेलुलर कहो, यूनिसेलुलर कहो या मल्टी सेलुलर कहो। क्या समझ में आ रहा है? जितने भी लिविंग बींग्स हैं, या तो वो एक सेल के बने होंगे या मोर देन वन सेल के बने होंगे, ठीक है। और मतलब सेल यूनिसेलुलर है तो उसका एक्सक्रीशन, उसका रिप्रोडक्शन, उसका न्यूट्रिशन सब एक ही सेल में हो रहा है। और सेल है तो सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम। तो कह सकते हैं कि सेल को हम लोग क्या बोले थे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो डिसाइड करता है वो सेल ही डिसाइड करता है। और जो भी फंक्शन वगैरह अभी भी देख चुके हैं, सारा फंक्शन वगैरह भी सेल ही डिसाइड करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो भी हम लोग का स्ट्रक्चर हो, कैसा सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन, सब कुछ सेल ही उसको डिसाइड करता है। और बोलता है कि सेल होता क्या है। कोई बोलेगा सेल को डिफाइन करो, तो बोलेंगे सर आप तो बोले थे सेल के अंदर पूरा यही प्रोटोप्लाज्म है। यही प्रोटोप्लाज्म जब किनारे में डेंस हो जाता है तो सेल मेम्ब्रेन बन जाता है। ध्यान दो, ये प्रोटोप्लाज्म किनारे पे डेंस हो गया, तो ये जब डेंस हो गया किनारे पे तो बन गया तुम्हारा, क्या बन गया? सेल मेम्ब्रेन। नहीं तो सेल क्या हो जाएगा? सेल क्या हो गया? सेल को बोलेंगे सर ये तो क्या है, मासो प्रोटोप्लाज्म है, मासो प्रोटोप्लाज्म है, जिसके चारों तरफ क्या रहता है, इसकी तरफ ये सेल मेम्ब्रेन घिरा हुआ रहता है, ठीक है। कवर्ड बाय, किससे ढका हुआ रहता है बताओ? कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है, ठीक है। और प्लांट्स में क्या रहता है? प्लांट्स में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज रह जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक हार्ड टाइप का एक लेयर रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बोलो सही है कि नहीं? रहता है ना ऐसा, ठीक है। क्या नाम बता? सेल वाल, सेल वाल, सेल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन लिख दिए। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वाल कहते हैं, सेल वाल।
पेड़ पौधे में, हम लोग में सेल वाल नहीं रहता है, एनिमल सेल में नहीं रहता है, जबकि प्लांट सेल में एक सेल मेम्ब्रेन के आगे में एक रहता है जिसको कहते हैं सेल वाल। देखो यहाँ पर ये मेडिकल में क्वेश्चन पूछेगा, अगर, ध्यान देना, अगर ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हो, ठीक है, यूनिसेलुलर का बना हो, दैट मीन्स आपको क्या हो जाए, 2 और मोर देन 2 सेल में नहीं बटाओ। ध्यान देना, बॉडी क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक सेल का बना हो मतलब 2 और नॉट मोर देन 2 सेल का बना हो, तो ऐसे सेल को हम लोग क्या यूनिसेलुलर भी कहते हैं, और इसके लिए एक वर्ड होता है एसेलुलर। ध्यान देना, अगर यूनिसेलुलर आप लोग 10 तक में पढ़े थे, एक उसकी है, यहाँ पे एक और वर्ड आपको बता रहे हैं कि जब ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हो, अर्थात उसमें 2 सेल या 2 से अधिक सेल नजर नहीं आ रहे हो, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को आप लोग बोलिएगा यूनिसेलुलर और एसेलुलर भी बोल सकते हो। कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल में बोलेंगे सर ऐसा है क्या ऑर्गेनिज्म, यार बिल्कुल है, प्रोटिस्टा वगैरह देखो, बहुत सारा मोनेरा वगैरह पढ़ाएंगे, आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे, डाइवर्सिटी वगैरह चैप्टर में, नहीं जैव विविधताएं जो चैप्टर था 9th क्लास में हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा मोनेरा, नहीं डाइवर्सिटी वगैरह पढ़े थे ना हम लोग, ठीक है। अब इसके अलावा आता है आपका, चलो यहाँ तक आ गया, समझ देख लो कितना बड़ा पढ़ना पड़ रहा है लिविंग बींग्स में। हम लोग पहले पढ़ते थे सर रिप्रोड्यूस कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है तो हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, आपको डीपली पढ़ना होगा, डीपली में आप लोग को जानना होगा कि एक वर्ड आता है, देखो मेटाजोवंस, बहुत जगह तंग करेगा, मेटाजोवंस, जो ZOANS, और आएगा एक वर्ड आएगा आपका, पता नहीं मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है, आप लोग का प्रॉब्लम हुई यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, लगता है एंटीवायरस थोड़ा तंग कर रहा है। मेटाफाइट्स, देखो किसको कहते हैं मेटाजोवंस, जब मेटा बोल दिया मेटाजोवंस, मेटाफाइट्स, तो समझ जाना हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग को बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, मल्टी सेलुलर कई सेल के बने होते हैं, ठीक है, हम लोग में लगभग कितना होता है 100 ट्रिलियन, ट्रिलियन क्या होता है मिलियन, 10 लाख, बिलियन 10 करोड़, ट्रिलियन उससे भी ऊपर जो भी रहता है आप लोग देख लो, 100 ट्रिलियन हम लोग के अंदर रहता है सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये था हम लोग मटेरियल्स, क्या आता है जेनेटिक मटेरियल, समझाने का जरूरत है क्या, मम्मी पापा का गुण बेटा बेटी में आता है क्या, ऐसा होता कि पेनोग्रा में होता है कि इसका गुण उसमें भी चला जाता है, लेकिन ऐसा तो नॉन लिविंग में तो नहीं होता है, हम लोग में लिविंग है, इसका मतलब उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, मम्मी पापा का गुण दादा दादी का गुण पक्का आएगा, जेनेटिक मटेरियल यही तो है आपका, नहीं जितने भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग बींग्स उनमें जीन्स, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, बताओ जेनेटिक मटेरियल किसको कहा जाता है बायो में, डीएनए, वेरी गुड, डीएनए, हम लोग के अंदर डीएनए रहता है, यही डीएनए, मम्मी पापा का डीएनए आया तो हमारा ऐसा कैरेक्टर है, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, थोड़ा सा पेन हम ठीक कर देंगे तो और बढ़िया से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, देखो तो हम लोग बताए थे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, कोशिका के केंद्र, हाँ न्यूक्लियस के अंदर ये आपको नेटवर्क टाइप का, जाल टाइप का दिखता है जिसको क्रोमोजोम कहते हैं, क्रोमोजोम ऐसा दिखता है, तितली कैसा दिखता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड, ये जो आर्म दिख रहा है इसको कहते हैं क्रोमेटिड, नहीं इसको हम लोग क्या करते हैं, जो क्रोमोजोम का बीच में रहता है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर, नहीं ये सेंट्रोमियर, इसमें क्या होता है, ये आपको हम बताए थे, ये आपका रहता है डीएनए, डीएनए कैसा होता है, तो डीएनए देखो हम बता रहे हैं यहाँ पर, देखोगे डीएनए ऐसा रहता है रिबन टाइप का, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है डीएनए का, डिटेल से हम पढ़ाएंगे आप लोग को, नहीं तो देखो यहाँ पर कितना बढ़िया से यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह जुड़ा हुआ रहता है, सब बताएंगे आप लोग को, ठीक है। और ये डीएनए जो बना होता है छोटा छोटा
पार्टिकल से बना रहता है जिसको कहते हैं जीन। नहीं बोलते हैं ना इसका जीन इसके अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। ये हो गया डीएनए। और डीएनए क्या होता है, कई छोटा छोटा पार्टिकल से बना होता है। ये छोटा पार्टिकल कहो तो सबसे छोटा होता है जीन। जीन जब आपस में बहुत सारा मिलता है तो डीएनए बनता है। डीएनए जब आपस में मिलता है तो क्रोमोजोम बनता है। और क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आ रहा है समझ में सभी को? आ गया समझ में? सारा डिटेल से हम बता दिए। और यही इसी के कारण क्या होता है, मम्मी पापा का गुण बेटा बेटी में दिखता है। आ गया समझ में? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो गुण ट्रांसफर करता है ना, ठीक है, कैरेक्टर, मम्मी पापा का कैरेक्टर, दादा दादी का कैरेक्टर, या इसी को हम लोग बायो में कहते हैं ट्रेट। नहीं, ये यही है। नॉन लिविंग में ये जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है, जबकि लिविंग में ये जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो ये हो गया आप लोग का क्या, एक और 7 नंबर हम लोग का कैरेक्टर ही इसका क्लियर हो गया। अब देखते हैं 8 नंबर हम लोग देखते हैं, वेरिएशन, विविधता। पढ़े थे चैप्टर क्लास 10th में? नहीं, वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन हम लोग को बताए थे ना, क्या एक ही मम्मी पापा के मान लो 5 संतान है, पांचों एक जैसा दिखते हैं क्या? नहीं, उसमें अलग अलग होता है। नहीं, लेकिन आप क्या करो, आपके घर में रोज का प्लांट है, हम आपके यहाँ से रोज का प्लांट का तोड़ के लाए, अपने यहाँ लगा दिए। बिल्कुल जैसा आपके यहाँ होगा रोज का प्लांट, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही प्लांट क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे यहाँ भी वैसा ही हो जाएगा। कोई इसमें अंतर नहीं रहेगा। ध्यान देना, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लिविंग बींग्स खासकर थोड़ा सा तो अंतर रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम डिट्टो हो जाए, थोड़ा सा अंतर रहता है। वेरिएशन क्यों आता है, ध्यान दोगे? एक बताए थे इसको आप, मान लो ये फादर का क्रोमोजोम है, ये फादर का क्रोमोजोम है, और ये मदर का है। मदर का हम लोग येलो से ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग कर देते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। ये दोनों आपस में मिलेगा, मिलने के बाद जो चाइल्ड में जो जाता है कुछ इस कंडीशन में रहेगा, हो सकता है ऐसा आ जाए। या हो सकता है कि ऐसा आ जाए। ध्यान देना, बना रहे बहुत खास बात है। देखो, अगर अगर इस क्रोमोजोम, इस टाइप का क्रोमोजोम अगर संतान में गया, बच्चे में गया, तो उस बच्चे में मैक्सिमम कैरेक्टर माँ का होगा। ये हम पहले बताए थे, ये फादर का क्रोमोजोम है, व्हाइट कलर से दिखाए, और येलो कलर से जो हम दिखाए मदर का दिखाए। ध्यान देना, ये आपका हो गया मदर का है, और ये हो गया आपका फादर का है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया, फादर का इतना हिस्सा ये पार्ट मिला हुआ है, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा मदर का है। तो उस बच्चे में देखो वेरिएशन तो आ गया, बिल्कुल येलो या बिल्कुल व्हाइट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा येलो थोड़ा सा व्हाइट है। लेकिन चूंकि व्हाइट का अमाउंट कम है, तो इस बच्चे में फादर का कैरेक्टर कम दिखेगा, माँ का कैरेक्टर ज्यादा दिखेगा। और इसमें क्या होगा, जल्दी बताओ, इसमें क्या हो गया, मान लो कि इसमें ऐसा कुछ आ गया। अगर ये इस प्रकार का क्रोमोजोम जाता है बच्चे में, येलो वाला पार्ट कम है और व्हाइट वाला पार्ट ज्यादा है, तो वो बच्चा अपने पिताजी के साथ ज्यादा दिखेगा, पिताजी के साथ ज्यादा बिहेव करेगा, माँ के साथ कम। अब समझ में आया? बाकी ऐसे नहीं देखता है मेरा वीडियो। चलो नंबर 9 में क्या आता है, स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। नहीं, हमको जिंदा रहना है, तो हम लोग लड़ झगड़ के अपना जिंदा रहने का प्रयास करते हैं। क्या नॉन लिविंग करेगा? पेन बोलेगा नहीं सर, हम पेन आप ही का उसमें ड्रॉर में रहेंगे, हम उसके अजीत के ड्रॉर में नहीं जाएंगे, नहीं स्वाति के नहीं जाएंगे, स्नेहा के ड्रॉर में नहीं जाएंगे। ऐसा होता है क्या? एग्जिस्टेंस के लिए आपका पेन और मेरा पेन लड़ जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। लिविंग क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। अगर आपका हम इंसल्ट करें, ठीक है, एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, भले टीचर है, आप क्या करोगे, लड़ जाइए कि सर आप मेरे अगेंस्ट में इस तरह मत बोलिए, हमको बुरा लग रहा है।
ठीक है, कभी कभी आप लोग को बर्दाश्त नहीं होता तो मे भी होता है कि हम लोग के मुंह से अपने मम्मी पापा को भी हम लोग रिप्लाई देते हैं। समझिए कि हम क्या बता रहे हैं कि लिविंग का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हम लोग जितने भी इंडिविजुअल है ना, स्पेसीज है, उनके बीच में एक कंपटीशन चलते रहता है। ठीक है, इन्वायरमेंट से कंपटीशन चलता है, स्पेसीज से रहता है। हम लोग को इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं एक दूसरे से कि हमको जिंदा रहने दो। ठीक है, किस लिए करते हैं? फूड के लिए करते हैं। किस लिए हम लोग स्ट्रगल करते हैं? जैसे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, रात में आप लोग पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अगर आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हमारा फी नहीं आएगा। फी नहीं आएगा तो फिर हमारा फिर सरवाइव करना, फूड कहाँ से मिलेगा? घर को बनाना है, शेल्टर के लिए। आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो कि हाँ, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तो फिर हम लोग क्या हो सकता है, अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, हमारा घर अच्छा ढंग का हो पाएगा। नहीं, हम लोग का यहाँ पर क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए, हमारे क्या है कि जिंदा रहने के लिए, सबके लिए तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हर जगह कंपटीशन ही कंपटीशन है ना। और 10वां और आज के लिए लास्ट यहाँ करेंगे एडेप्टेशन। कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा नहीं है, उसके अनुसार अपने आप को एडेप्ट करते हैं ना। जैसा माहौल रहता है उसके अनुसार हम लोग एडेप्ट करना, हम लोग लिविंग बींग्स जानते हैं। जबकि नॉन लिविंग को जहां रख दो बेचारा उसी में खुश रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बोलता है कि एडेप्टेशन में रहने के लायक कौन बनाता है? देखो, हम लोग के शरीर में वेरिएशन आता है। यही वेरिएशन क्या होता है बता चुके, 10th क्लास वगैरह में पढ़ाए थे, बीटल वाला पढ़ाए थे। नहीं, एक ही बैक्टीरिया का 2 संतान है, बताए थे। जो एक हीट को टॉलरेट कर सकता है, याद करो, एक हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता है। समझिए यहाँ पर, एक बैक्टीरिया का 2 बच्चा है, एक जो हीट को टॉलरेट कर सकता है, एक हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता है। अचानक अर्थ का टेम्परेचर पूरा बढ़ गया, ये अर्थ है, पूरा टेम्परेचर बढ़ गया, तो जो बैक्टीरिया हीट को टॉलरेट कर सकता था वो सरवाइव कर जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। तो हो गया कि नहीं एडेप्टेशन। तो अगर कोई बोले एडेप्टेशन में कौन हेल्प करता है, वेरिएशन हेल्प करता है। कैसा इन्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, नहीं समझ में आ रहा है? जैसे बर्ड्स को देख लो, पक्षी वगैरह, उन लोग का जो क्या रहता है, बोन वगैरह रहता है ना, इस प्रकार का होलो टाइप का रहता है ना, जिसके कारण, और उन लोग का विंग्स, 2 चीज, अगर हम लोग का भी बोन्स होलो हो जाए, हल्का हो जाए, और विंग्स हो जाए, तो हम लोग भी उड़ने लगेंगे। तो ये इन लोग का बोन्स और ये विंग्स क्या बनाता है, पक्षी लोग को क्या बनाता है, उड़ने लायक बना देता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्या नॉन लिविंग्स में ऐसा होता है? तो नॉन लिविंग्स में ऐसा एडेप्टेशन वगैरह का फैसिलिटी नहीं होता है। कोई दिक्कत? आप लोग को देखो, इवोल्यूशन ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक पेन 2 पेन आपस में मिला और नया टाइप का पेन बन गया। लेकिन हम लोग में क्या होता है, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में थोड़ा चेंजिंग होते रहेगा, और चेंजिंग होने के बाद एक ही स्पेसीज से क्या होता है, नया स्पेसीज बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मंकी है, नहीं देखियो कार्टून वगैरह, सेंटर फ्रेश वगैरह खाते हुए रहता है, एकदम सीधा मंकी रहता है, फिर 2 पांव पे खड़ा होता है, फिर ह्यूमन बीइंग बन गया। नहीं, तो इवोल्यूशन, नया स्पेसीज बन गया, नया स्पेसीज बन जाता है। तो लिविंग में एक ही स्पेसीज से नया स्पेसीज बनने का ताकत रहता है, नॉन लिविंग में सब नहीं रहता है। रिप्रोडक्शन 30 मिनट्स का बना दे रहे वीडियो। रिप्रोडक्शन बोलो, लिविंग्स क्या होता है? लिविंग्स अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म क्रिएट करने का ताकत रखता है, प्रोड्यूस करने का ताकत रखता है। नहीं समझ में आ रहा है? वही जैसे छोटा बच्चा रहता है, ऑफ स्प्रिंग, छोटा बच्चा को कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। नया बच्चा भी जन्म लिया, वो आपका मैच्योर होगा, एडल्ट बनेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, फिर से नया ऑफ स्प्रिंग आएगा, फिर मैच्योर करेगा, फिर रिप्रोड्यूस करेगा, फिर नया ऑफ स्प्रिंग, और ये चलते रहेगा। और इस अर्थ पर क्या होता है, उस स्पेसीज वो नजर हम लोग को आते रहता है। 30 में क्या आता है, ग्रोथ। ग्रोथ भी देखो यहाँ पर क्या होता है, जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, चाहे प्लांट्स के हो चाहे एनिमल्स के हो, उनका साइज बढ़ता चला जाता है। क्यों हो रहा है भैया? तो उसमें क्या होता है, सेल, एक सेल से 2 सेल बन रहा है, 2 सेल से कई सेल बन रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मैटर है,
वो प्रोटोप्लाज्म क्या हो रहा है, बट रहा है, बट के दूसरा ये इसमें बन रहा है, तो सेल का संख्या बढ़ रहा है, सेल का संख्या बढ़ रहा है, सेल का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो सेल का देखो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ क्यों हो रहा है, तो इसमें प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का जो मटेरियल है उसमें ग्रोथ कर रहा है। अब प्रोटोप्लाज्म का संख्या बढ़ रहा है, इसका अमाउंट बढ़ रहा है, तो सेल में ग्रोथ हो रहा है, सेल में जब ग्रोथ हो रहा है तो सेल डिवाइड कर रहा है, और इस मेथड को हम लोग कहते हैं इंट्यू, देखोगे स्पेलिंग, इंट्यू ससेप्शन, इंट्यू ससेप्शन, ये सब हम लिखवाएंगे, इंट्यू ससेप्शन कहते हैं। इंट्यू ससेप्शन इंटरनल वर्ड से बना हुआ है, देखो इंटरनल, और इसका मतलब क्या होता है, ससेप्शन मतलब होता है ग्रोथ। फिर से देखो यहां समझो, यहां पर क्या बोल रहे हैं, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा तो सेल का साइज बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा, सेल का साइज बढ़ेगा तो वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं इंट्यू ससेप्शन। इंट्यू ससेप्शन का मतलब होता है इंटरनल ग्रोथ, अंदर ही अंदर बढ़ना, ठीक है। और ये ग्रोथ किस में नजर आता है, मान लो कि कोई पेड़ है, एकदम छोटा था, छोटा से अब अचानक बड़ा हो रहा है, दिख रहा है हम लोग को। एक छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा क्या हो गया, अचानक बड़ा होता है, दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, देखोगे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी साइज बढ़ता है, ध्यान देना, बोलेंगे सर कहाँ बढ़ता है, आप रॉक है ना, अब रॉक पे डस्ट पार्टिकल उड़ के जमता जा रहा है, आके जमा हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका मिट्टी वगैरह बढ़ रहा है तो इसका ग्रोथ हम लोग को नजर आएगा, समझ में आ रहा है। इसका भी साइज बढ़ता है, यहाँ पर मान लो कि इसके सरफेस के ऊपर कुछ जमा होते जा रहा है, गंदगी जमा हो रहा है, चलो जमा हो रहा है तो इसका साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो जब नॉन लिविंग का साइज बढ़ता है, लिविंग का बढ़ता है, तो इसके लिए वर्ड आ गया इंट्यू ससेप्शन। नॉन लिविंग का साइज बढ़ता है तो इसके लिए वर्ड आता है ACCRETION, एक्रीशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक्रीशन। एक चीज और देखना, ग्रोथ ग्रोथ कब होता है, देखो हम आप लोग को बताए थे कि बायो में दो वर्ड याद रखना, खासकर एक वर्ड है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कई बार बताते हैं, 9th क्लास से हम पढ़ा रहे हैं। क्या होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो बोलेंगे सर हम लोग के शरीर के अंदर कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है और डिस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ध्यान दीजिएगा, हम लोग के शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो इसको कहते हैं एनाबॉलिक एक्टिविटीज, क्या कहते हैं इसको, एनाबॉलिक एक्टिविटीज। और अगर हम लोग के ब्लड सेल तो लगातार मर रहा है, तो जब हम लोग के शरीर के अंदर डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये मेडिकल एग्जाम में पूछ सकता है कि हम लोग का ग्रोथ कब होगा, जब एनाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा हो, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हो, ध्यान देना, जब एनाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा हो और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हो, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, ऐसा स्थिति में क्या होगा, जल्दी बोलो, ऐसा स्थिति में क्या होगा, ग्रोथ होगा, क्या होगा, ग्रोथ होगा। आ रहा है समझ में, जब एनाबॉलिक ज्यादा हो एक्टिविटीज, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम हमारी बॉडी में ज्यादा हो, डिस्ट्रक्शन का काम कम हो, तो हम लोग का शरीर में क्या होगा, ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। बोलते हैं कि अगर ग्रोथ होगा हम लोग की बॉडी में, ध्यान देना, अगर हम लोग की बॉडी में ग्रोथ होगा तो दो तरह का सबस्टांस बनता है, ठीक है। पहला एक बनता है प्रोटोप्लाज्मिक सबस्टांस, प्रोटोप्लाज्मिक सबस्टांस, देखो ये एंड करना जरूरी है और मेरा पेन उतना चल नहीं रहा है, प्रोटोप्लाज्मिक सबस्टांस। और दूसरा हम लोग में बनता है एपोप्लाज्मिक सबस्टांस, देखोगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एपोप्लाज्मिक सबस्टांस। आप लोग नोट्स मेरे लेक्चर को सुन के भी बना सकते हो। ग्रोथ तो समझा दिए कब होगा, जब एनाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा हो, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हो, तो हम लोग में ग्रोथ होगा। और ग्रोथ दो तरह का होता है, ग्रोथ में दो तरह का सबस्टांस बनता है, दो तरह का सबस्टांस बनता है, कौन कौन, प्रोटोप्लाज्मिक सबस्टांस और एपोप्लाज्मिक सबस्टांस। प्रोटोप्लाज्मिक सबस्टांस क्या होता है, ये लिविंग में बनता है, किसके अंदर बनता है,
ये लिविंग मैटर के अंदर, हम लोग के अंदर बनता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अगर ये बनते जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ते जाएगा। किसका अमाउंट? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो जेली लाइक सबस्टांस होता है उसका अमाउंट बढ़ते जाएगा। एपोप्लाज्मिक सबस्टांस क्या होता है? एपोप्लाज्मिक सबस्टांस नॉन लिविंग में होता है। देख लो यहाँ ध्यान से, एक एक वर्ड क्लियर कर रहे हैं। एपोप्लाज्मिक सबस्टांस नॉन लिविंग सबस्टांस होता है। ये खासकर जैसे आपका सेल वॉल हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये सब में पाया जाता है, ठीक है। और ये सारा का सारा जो दो टाइप का सबस्टांस बनता है, और जब प्रोटोप्लाज्म का संख्या बढ़ेगा, चाहे एपोप्लाज्मिक का बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सेल का साइज बढ़ेगा। और सेल का साइज बढ़ेगा तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? सेल इनलार्जमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सर सेल का साइज बढ़ रहा है, मतलब क्यों बढ़ रहा है? प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है, इसलिए सेल लार्ज हो रहा है। और सेल इनलार्ज हो रहा है तो यहाँ पे सेल फिर जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन। तो कोई भी पूछता है कि ये दो तरह का ग्रोथ में जो सबस्टांस बना, ठीक इसके बाद क्या होगा? बोलेंगे सर अगर ग्रोथ होगा तेजी से तो सेल इनलार्जमेंट होता है और सेल क्या हो जाएगा? डिवीजन होगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग को हम 13 प्रॉपर्टीज बताए लिविंग बीइंग्स का। कल मतलब नेक्स्ट डे भी आपका यही क्लास स्टार्ट रहेगा, चलता रहेगा। वीडियो को देखिए, पढ़िए, लिखवा देंगे, नोट्स हम लिखवा देंगे या लिख कर भेज देंगे, ठीक है।